Hello, students. So, here I am back with the next topic of the chapter Life Processes, and the second topic is Human Respiratory System. देखो बच्चों, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा हाउ द फूड इज मेटाबोलाइज्ड और इज ब्रोकन. बट फाइनली जो फूड ब्रोक हुआ है, that is for the purpose of giving us, providing us energy. And this process, this respiration is the process which will tell about what? This will provide you the process by which energy is liberated. So that means what? Respiration is a biochemical process. Bio means, bio word is related to life, living cells. And when I am saying biochemical process, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेशन में सेल्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी. सो दैट मीन्स respiration is a biochemical process in the living organism involving production of energy. And since I told you कि ये कहाँ होने वाले हैं? Living organisms के अंदर. तो this is completely internal process. Clear? So, अब इससे पहले कि हम पूरे को करें, हम पूरा डायग्राम को ब्रीफली स्टडी करेंगे. सो दिस इज़ योर डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू ऐड वन थिंग कि डोंट गेट डिस्टर्ब्ड विद द डायग्राम्स. अगर आपको नहीं आते हैं, आप ऐसे कोई भी डायग्राम को देख के डरेंगे नहीं, बिकॉज इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल गाइड यू हाउ यू कैन मेक ब्यूटिफुल डायग्राम इन वेरी ईजी स्टेप्स. ठीक है, तो जस्ट फॉलो मी, सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच कंटिन्यूसली, और आपको बायो तो पूरी एकदम ऐसे आ जाएगी कि आप बोलोगे वाह, मज़ा आ गया. ठीक है. सो टू स्टार्ट विद दिस डायग्राम, अब देखो, हम जो सांस लेते हैं, दैट एयर वी आर टेकिंग इनसाइड थ्रू नोज एज वेल एज थ्रू माउथ ऑल्सो. जब जुकाम हो जाता है, नाक बंद होता है, तो मुंह से भी सांस लेते हैं ना. तो दैट मीन्स नेजल चैम्बर एंड माउथ, दे आर कॉमनली ज्वाइंड विद द कॉमन पैसेज, जिसको हमने बोला फेरेंक्स. फेरेंक्स के बाद हमारे गर्दन में, नेक में आता है लैरेंक्स, जिसे विंड वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. वॉइस बॉक्स जो लैरेंक्स में प्रेजेंट होता है, वो यहाँ जैसे होता है. उसके बाद आगे आपकी विंड पाइप आई, क्योंकि ये हवा है ना, हवा से बन गई विंड पाइप. और विंड पाइप को बोला ट्रैकिया. बायोलॉजिकली इसका नाम हमने क्या बोलना है? ट्रैकिया. अब ट्रैकिया से फिर, जैसे आपको पता है ना हमारे अंदर कितनी लंग्स हैं, वी आर हैविंग 2 लंग्स. सो हियर दिस ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2, 2 में बटेगा. और ये 2 ब्रोंकाइज हैं जो हर एक लंग में एंटर करेगा. और फिर जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये जैसे आप ट्री की ब्रांचेस होती हैं ना, फादर ये एक लंग्स में जाके डिवाइड हो जाती हैं. तो ब्रोंकाइज विल डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स, फिर फर्दर ब्रोंकियोल्स भी आगे डिवाइड रीडिवाइड होते होते एंड में जहाँ ये बंद होंगी ना, वहाँ ऐसे गोले सा स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. इसको हमने क्या बोलना है? एल्वियोलाई. सो तो ये है एल्वियोलाई, जो कि क्या हो रहा है इसका? टर्मिनल पॉइंट. किसका? आपके ब्रोंकियोल्स का. ब्रोंकाइज डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स, फर्दर डिवाइजन्स आर देयर, एंड फाइनली दे आर टर्मिनेटिंग इनटू द एल्वियोलाई. और ये जो एल्वियोलाई है, इट इज़ प्रोवाइडेड विद द ब्लड सप्लाई, जिसको आप देख रहे हैं रेड एंड ब्लू कलर में. तो ये आपका हो गया एल्वियोलाई. नाउ नेक्स्ट कम्स इज द फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब देखो, ये जो फ्लो चार्ट आपने नोटिस किया होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था.
Because my dear students, what I feel is that every student is not very smart at drawing, and through flowchart easily everyone can study and can make the concepts clear and make others also understood. कि पेपर में भी अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि नहीं भाई बच्चे को सब कुछ आता है. सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. टू स्टार्ट विथ हेयर नोज, जैसे हमने नाक से सांस ली, फर्स्ट इट विल एंटर इन द नेज़ल कैविटी. तो नेज़ल कैविटी में जाते ही अब यहाँ कुछ ना इम्पॉर्टेंट काम होने वाले हैं. इफ़ यू वॉच केयरफुली, आपके नाक में फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट. और ये जो फाइन हेयर होते हैं ना, दे काम क्या कर रहे हैं ये लोग, ये फिल्टरिंग का काम करते हैं. जैसे while making tea, after making tea, हम जब कप्स में डालते हैं, वी फिल्टर इट थ्रू द सीव्स, है ना, छाननी से छानते हैं. सिमिलरली जो हेयर प्रेजेंट होते हैं नेज़ल कैविटी में, दे फिल्टर द एयर. और हवा में क्या चीज़ है, डस्ट, माइक्रोब्स, छोटे छोटे वो पार्टिकल्स जो हमारे अंदर नहीं जाने चाहिए. तो देखो गॉड हैज़ गिवन एवरी प्रोविजन, है ना. सो दीज हेयर विल फिल्टर द एयर एंटरिंग फ्रॉम द नोज. सेकेंडली, आपके नोज़ में जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज साइनसेस, है ना, दैट इज़ द एक्चुअली द म्यूकस. तो वो म्यूकस जो है वो एक तो आपके इसने कर दिया, किसने, हेयर ने फिल्टर कर दिया. फिल्टर करने के बाद जो बचा हुआ डस्ट पार्टिकल अगर कोई होगा ना, तो वो कौन कर देगा क्लियर, ये म्यूकस कर देगा. तीसरा काम यहाँ, मतलब बड़े काम हो रहे हैं नाक के अंदर ही. जो तीसरा काम नेज़ल कैविटी में होने वाला है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो ध्यान से. देखो बच्चों, हमारी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर टोटली डिफरेंट है. तो जो एयर हम एंटर कर रहे हैं अपने अंदर, वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जितना हमारा बॉडी के अंदर टेम्परेचर है. तो यहाँ क्या होने वाला है, कंडीशनिंग. क्या होगा यहाँ पे, कंडीशन. एयर विल बी कंडीशनड. तो 3 काम हुए फाइनली. यहाँ पे 3 वर्क्स आर गोइंग. क्या क्या, फिल्टरिंग, देन एब्जॉर्प्शन थ्रू म्यूकस एंड एयर गेट कंडीशनड. अब इन तीनों कामों के होने के बाद नाक से आपकी एयर एंटर करती है कॉमन पैसेज में, जिसको हमने बोला फेरेंक्स. एंड हेयर सी, आई हैव मैंशनड एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स. दैट मीन्स ये 2 चीज़ें आपको एडिशनल नॉलेज है कि इस एरिया में ही आपके टॉन्सिल्स होते हैं. वो पता है ना, गले में स्वेलिंग होती है, दर्द होती है, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टॉन्सिलाइटिस. और एडिनॉइड्स ये भी आपके यहीं पे प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर फेरेंक्स द एयर विल एंटर इन द लैरिंक्स. अब लैरिंक्स में एक और शब्द यहाँ मैंने मेंशन किया है, एपिग्लॉटस. नाउ यू सी क्लियरली, आई एम गोइंग टू मेक हेयर. देखो बच्चों, मैंने पहले आपको बोला नोज़ और माउथ से कॉमन पैसेज आया, ये आ गया फेरेंक्स. फेरेंक्स के बाद आ गया लैरिंक्स. अब देखो, खाना जो आपका आया वो मुंह से आ रहा है, हवा आपकी नाक से आ रही है. अब जो खाना आया, अगर ये बाय चांस, ये तो कॉमन पैसेज था ना यहाँ फेरेंक्स में, यहाँ लैरिंक्स में अगर वो, यहाँ ना 2 डिविजन्स होंगी. एक आपका ईज़ोफेगस चला गया, एक आपका ट्रैकिया चला गया, ठीक. लेकिन अगर सोचो बाय चांस कि जो आपने खाना खाया, ये खाना यहाँ से होता हुआ यहाँ ना जाके इधर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना. तो ऐसा ना हो, इसीलिए भगवान ने यहाँ पे एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जो इस पैसेज को बंद कर देगा. जब खाना आप अंदर एनगल्फ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ट्यूब है ना, किसकी, ट्रैकिया की, क्या है वो, विंड पाइप, वो बंद हो जाएगी. सो दैट फूड शुड ओनली एंटर द ईज़ोफेगस, नॉट इन द trachea. So this epiglottis is present in where? It is present in the larynx part. ठीक है. Now see here. अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे का पार्ट क्या है. अभी तक हमने बोल दिया ये आ गया आपका फेरेंक्स,
फिर आया लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद हमने पढ़ना है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में अगर आपको ध्यान से याद हो तो लुक एट दिस डायग्राम हियर, दिस पार्ट ट्रैकिया इज प्रोवाइडेड विद अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें ऐसे ऐसे रिंग्स प्रेजेंट हैं। और बच्चों ये जो रिंग्स हैं ना, ये होते हैं हार्ड कार्टिलेज के बने हुए। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है किसके बारे में, ट्रैकिया के बारे में, दैट वाई ट्रैकिया इज प्रोवाइडेड विद द कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो सुनो ध्यान से, ऐसे हम अगर ट्यूब की बात करें, जो हमारी विंड पाइप है वो मस्कुलर है, लेकिन क्योंकि इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है ना, तो वो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो जब मैं सांस लेती हूँ, मैं क्या आप हर कोई, जो भी हम सांस जब हम लेते हैं, देयर इज़ अ टाइम when there is no air, neither we are inhaling nor we are exhaling। बीच में एक ऐसा टाइम भी, ऐसा समय भी होता है ना जब हम ना सांस ले रहे हैं ना सांस छोड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे इसका मतलब जब हमारी ये ट्रैकियल पार्ट जब खाली है, अगर इसमें हवा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो ये सिकुड़ जाएगा। तो ये सिकुड़े ना, इसीलिए ये हार्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं ट्रैकियल रीजन में। सो टू प्रिवेंट, you can write it, to prevent the collapsing of windpipe or trachea, these tracheal ring or cartilaginous ring are provided। ठीक है, so this is your trachea। अब trachea के बाद as I told you the trachea is divided into two, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 2 lungs हैं। तो दोनों lungs में हमारा सप्लाई जाने वाली है ऑक्सीजन की, तो दोनों लंग्स में अब घुस गया, जो घुसा वो आपका अगला पॉइंट है, कौन सा, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई ने फर्दर, जो मैंने आपको बोला था, ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स, डिवीजन्स, फर्दर डिवीजन्स, है ना, तो ये फर्दर डिवाइड हो के बहुत सारी माइक्रो डिवीजन्स बना के फाइनली जहाँ एंड करेगा वो आपका क्या होगा, एल्वियोलाई। जहाँ पे वो एंड होने वाला है वो एल्वियोलाई है। और ये एल्वियोलाई जो है, इट इज़ प्रोवाइडेड विद द मच ब्लड सप्लाई। वो किससे प्रोवाइडेड है, ब्लड सप्लाई से प्रोवाइडेड है। तो अब आप डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको लेबल करूँ, तो ये पार्ट जो कॉमन पैसेज आ गया, ये है आपका फेरेंक्स। फिर आपका यहाँ पे आ गया आपका लैरिंक्स, जहाँ मैंने आपको एक और चीज़ बताई, एपीग्लॉटस। ठीक है, तो एपीग्लॉटस को भी हम लेबल कर ही देते हैं, दिस इज़ योर एपीग्लॉटस। देन कम्स द कार्टिलेजिनस रिंग स्ट्रक्चर, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद डिवीजन्स आ गई आपकी, ब्रोंकाई, दैट मीन्स एक ट्रैकिया से हमें कितने ब्रोंकाई मिले बच्चों, 2। ठीक है, एंड फर्दर डिवीजन्स हो गई हैं, तो वो फर्दर जो डिवीजन्स हैं वो ब्रोंकाइज, एंड फाइनली वी आर हैविंग एल्वियोलाई विच इज़ प्रोवाइडेड विद द ब्लड सप्लाई। दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट विथ रिमेंबर सीक्वेंशियल वे में, नोज से एंटर हुआ, नेजल कैविटी में 3 काम, फिर फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई, फाइनली ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी। नाउ ये सब करने का पर्पस तो खाने को तोड़ना है, और खाना हमारा कहाँ पे है, सेल्स में। तो फाइनली ये जो आपको स्लाइड अब मैं पढ़ाने वाली हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेयर यू विल बी स्टडिंग कि एक्चुअली फूड कैसे टूटा जाता है। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड लाइक how many ways food is been broken, or how very many ways are there, which part is broken in which area, which place। तो ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद इट, खाना एनर्जी जो दे रहा है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, दिस इज़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो
ये मैंने आपको क्यों बनाया, ताकि अगली बात आपको इसी से समझ आने वाली है ना। यहाँ देखो, आपने नोटिस किया ये पायरुवेट लिखा है और यहाँ लिखा है 3 कार्बन। इसका मतलब ग्लूकोज जो सबसे पहली बार टूटेगा ना बच्चों, वो टूटता है साइटोप्लाज्म में। और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि हमने यहाँ से क्लियर हो गया है ना, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है, जो सबसे पहली बार टूटेगा, वो टूटेगा पायरुवेट में और हमें मिलता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि 6 कार्बन से हमें 3 कार्बन मिल रहे हैं, तो कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल हुए? 2। सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल। अब ये डिवीजन तो हर एक मॉलिक्यूल्स में होगा। मीन्स आई मीन टू से, ग्लूकोज को चाहे ऑक्सीजन मिले चाहे ना मिले, उसने पायरुवेट में तो टूटना ही टूटना है। और यहाँ एक और चीज़ देखो, हमें यहाँ एनर्जी भी मिल रही है। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में भी थोड़ी बहुत एनर्जी हमें मिल जाती है। बट फर्दर ब्रेकडाउन जो है, दैट टोटली डिपेंड कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, कम मिलती है या ज़्यादा मिलती है। उस बेस पे हम बनाएंगे कि वो डिवीज़न कहाँ होता है, अलग अलग जगह पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे का काम। पायरुवेट बनने के बाद अगर तो इफ़ ऑक्सीजन कंप्लीट मिल रहा है, अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन इज़ द सेकेंड नेम ऑफ कंबशन। तो जो भी खाना खाया, वो जो टूटा है, वो टूटा हुआ खाना हमें ताकत तब देगा जब वो बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में टूटेगा, और कंप्लीटली वो तभी टूटेगा जब उसको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स कंप्लीट जो आपको ब्रेकडाउन होगा, वो आपका अगर ऑक्सीजन है, तो नेक्स्ट सारा प्रोसेस होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होने के बाद हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन बहुत है, इसीलिए ताकत भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोसेस है, और ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अच्छा बच्चों, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, बहुत काम करते हो, बहुत चलते हो, तो आपको ना लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं, दर्दें निकलती हैं। एंड इफ़ यू विल टच दैट मस्कुलर पार्ट, वट एवर इज पेनिंग, यू विल फील समथिंग एज इफ समथिंग इज एक्यूमुलेटेड और समथिंग इज देयर इनसाइड द मसल्स। आपको कुछ फील होगा जैसे कुछ इकट्ठा हुआ है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। अब होता क्या है, जब हम बहुत काम करते हैं ना, तो जो मैंने सांस लेने में हमने ऑक्सीजन अंदर की है, वो सारी की सारी ऑक्सीजन हमारे एनर्जी देने में काम हो जा रही है, क्योंकि यूज़ हो जा रही है, क्योंकि हमने काम ज़्यादा किया। और जो अंदर के सेल्स हमारे डीप सीटेड सेल्स हैं, वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो भी यहाँ शब्द क्या यूज़ किया है? लैक। लैक का मतलब कम। सो दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन जहाँ होगी, तो हमारा ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, मसल सेल्स में होगा। मसल सेल्स के अंदर जब कम ऑक्सीजन मिलती है, तो ग्लूकोज देखो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ही टूट पाता है, और फिर यहाँ पे हमें जो है ताकत मिलेगी इससे कंपैरेबल काफ़ी कम। तभी आप देखना, जब आप मसाज करते हो ना अपने उस पेनफुल पार्ट की, आफ्टर गेटिंग मोर एनर्जी, तो आपको वहाँ पे भी फिर रिलीज़ होती है ताकत। दैट मीन्स ये जो लैक्टिक एसिड है ना, इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ गिविंग यू एनर्जी ओनली ऑन गेटिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या हुआ? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, पर अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो इट अकर्स इन द मसल्स। नाउ कम्स द थर्ड टाइप ऑफ ब्रेकडाउन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगी तो भी आपका पायरुवेट टूटेगा, पर वो जो होने वाला है वो किस में होने वाला है? ईस्ट में, फर्मेंटेशन मेथड। यहाँ पे आपको जो मिलता है प्रोडक्ट, वो मिलता है इथेनॉल। एंड इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इथेनॉल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी ऑटोमोबाइल्स एंड मैनी मशीनरीज ऑल्सो। वाई? क्योंकि ये जो इथेनॉल है, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग यू मोर एनर्जी। प्लस इसमें आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एज आई टोल्ड यू
very less energy is produced. So finally ग्लूकोज पायरूवेट में सबसे पहले टूटेगा और कहाँ टूटेगा? साइटोप्लाज्म में। फिर अगर उसको पूरी ऑक्सीजन मिलती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कम ऑक्सीजन, मैंने बोला कम, दैट मीन्स लैक, तो वो बने जाएगा मसल्स में। और अगर बिल्कुल नहीं मिलती है तो वो कहाँ जाएगा? ईस्ट में। अब एक और चीज़ पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ स्टूडेंट सी क्लियरली, एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एन जहाँ लग गया मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द सेम ओनली, that aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. फिर anaerobic respiration जो होगा वो क्या होगा? इनकम्प्लीट, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन इज योर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि ये कंप्लीट है तो फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये इनकम्प्लीट है तो इसका फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच आर अगेन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, क्योंकि ये क्या हुई बताई ना आपको? इनकम्प्लीट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो आपको नोट भी करना है बच्चों। एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी अमाउंट इज 38, लॉट ऑफ एनर्जी, whereas less energy, only 2 ATP is liberated in anaerobic respiration, बहुत कम ताकत मिलती है। Aerobic respiration occurs in the plants as well as in the animals, and anaerobic respiration आपके muscle cells में lactic acid and anaerobic bacterias में होती है। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है, they got puzzled in the two process, breathing and respiration. बच्चे दे बोथ आर टोटली डिफरेंट। देखो, जो आपका ब्रीदिंग है वो आपका फिजिकल प्रोसेस है, इंटरनल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? इट इंक्लूड ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाली हैं, और एक्सचेंज कौन सी होनी है? एक गैस अंदर जाएगी, दूसरी गैस बाहर जाएगी। कौन सी अंदर जाएगी? ऑक्सीजन। कौन सी बाहर जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लेना देना ये तो हुई ब्रीदिंग, पर लेके जो अंदर होगा वो होगा रेस्पिरेशन। सो क्लियरली अंडरस्टैंड, breathing is a process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide with the help of respiratory organs, and it is physical process including just exchange of gases. कुछ नहीं, सिर्फ gases exchange हो रहा है। अब यहाँ हम क्लियरली स्टडी करेंगे कि कैसे ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान से सुनना, जो आपका ब्लड एंटर कर रहा है ना लंग्स में, वो कहाँ से आ रहा है? दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सेल्स, और आई कैन से द टिश्यूज़ और द ऑर्गन्स। और वहाँ से जो आपका ब्लड एंटर हो रहा है ना बच्चों, वो बिना ऑक्सीजन वाला हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी ऑक्सीजन तो यूज़ हो गई है। तो द ब्लड विच इज़ एंटरिंग इज़ हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ आपको याद होगा 9th क्लास में यू हैव स्टार्टेड अ टॉपिक नेम डिफ्यूजन, जिसमें हमने पढ़ा था क्या? ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कि जब किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। वही प्रोसेस आपका यहाँ यूज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है, क्या ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, एंड एल्वियोलाई में गैसेस आई ना, वो आपकी यहाँ एंटर जो हुई है दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन टू लो,
तो यहाँ से क्लियर हो गया कैसे एक्चुअली आपका गैसेस एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हाई टू लो। ठीक है, अब ऑक्सीजन ब्लड में कैसे कैरी हो रहा है भाई, कौन है जो लेके जा रहा है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। और ये 99% का ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन से कैरी होता है। और एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कितने मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हालांकि जो दूसरी गैस ब्लड में कैरी हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो 3 तरीके से कैरी होती है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये जो 3 तरीके हैं उनमें हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम कहाँ कैरी हो रही है। तो सबसे पहला इसमें लिखा है प्लाज्मा। रिमेंबर, ब्लड में क्या होता है? लिक्विड मटेरियल, वाटरी मटेरियल, प्लाज्मा, जिसमें WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स। तो वो जो प्लाज्मा है ना, उसके अंदर जो आपकी कैरी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 7 to 10%। दूसरा तरीका, 3 तरीके ना, दूसरा तरीका जो कैरी कर रहा है वो कर रहा है हीमोग्लोबिन। मतलब कि RBCs भी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, पर सिर्फ कितना? 20%। और ये जिस मॉलिक्यूल को बनाते हैं इसको कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तीसरा तरीका जो है दैट इज बाई कार्बोनेट आयन इन द प्लाज्मा। मतलब ये फिर से प्लाज्मा में आ गया और ये क्या बना रहा है? बाई कार्बोनेट आयंस, जो कि फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ये भी प्लाज्मा में होता है। तो इफ़ आई काउंट, दिस इज 70% प्लस जो आपका पहले वाला 70% से एक्स्ट्रा प्लाज्मा में जो ऐड हो रहा था, दैट इज़ 10। तो फाइनली आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट कैरी कर रहा है? प्लाज्मा इज कैरिंग 80%। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजरली ट्रांसपोर्टेड इन द blood plasma and oxygen is carried maximum in the hemoglobin. ठीक है, 99% is carried by the hemoglobin. And अगला एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया, रेसिड्यूल वॉल्यूम। अभी ये क्या है भाई? रेसिड्यू शब्द से थोड़ा तो समझ गए होंगे, बचा कुचा। तो ये क्या होता है, जब भी हम ना ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, ज़ोर लगा के सांस लेते हैं, उस टाइम जब हम ज़ोर से एक्सहेल भी कर रहे हैं ना बच्चों, उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में हवा रह जाती है। सी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबली एक्सहेलेशन। कि जब हम जोर से एक्सहेल भी किया ना, उसके बावजूद भी हमारे अंदर हवा रहती है। इससे एक चीज़ तो कंप्लीट पता चल गई हमें कि दैट मीन्स द लंग्स आर नेवर कम्प्लीटली एम्प्टी, कि हमारे लंग्स कभी खाली नहीं होंगे, उनमें हवा होगी। अब याद करो जो आपको मैंने ट्रैकिया का कार्टिलेजिनस रिंग बताया था, सेम पर्पस, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। सो दिस रेसिड्यूअल वॉल्यूम का भी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक तो वो है क्या, और दूसरा उसका पर्पस क्या है भाई, ज़रूरत क्या है ना। तो दिस प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, कि हमारी जो लंग्स हैं अगर उसमें कुछ भी नहीं होगा वो सिकुड़े ना, वो पिचक ना जाएं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड एनफ टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सी हियर, कि जो आपका एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है ना, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन रहती है लंग्स में, एल्वियोलाइज में, तो वो बहुत टाइम मिल रहा है उसको, एनफ ऑफ टाइम इज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस पर्पस से हमें फ़ायदेमंद है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। क्लियर? तो क्या क्या पर्पस बताए? प्रिवेंट lungs from collapsing, and it provide enough time for exchange of gases. Now students, this after completing the whole topic, you must go through such worksheets, draw the diagrams, label them, write each and every part's uses, and as I told you earlier, I will be
not only guiding you with the diagrams in different videos, but I will also explain MCQ questions, assertion reason questions, but at last when the full syllabus is completing. So for complete understanding, keep on watching, study, and if you are having any doubt, you can write in the comment section. Bye, goodbye, thank you.